11 से 1 के बीच में यूथ लोगों के लिए समन संघ का वो जो पोर्टल चलाते हैं, राजेश कांबळे सर को मैं आमंत्रित करता हूँ। समन में समान संघ आवाज नहीं आती है, संघ में बैठे हुए तो एक साथ आवाज नहीं चाहिए। हमारा संघ, समान संघ, हमारा संघ, समान संघ। धन्यवाद सभी को। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। मुझे जो आदेश मिला है कि मुझे यहाँ अपनी बात रखनी है, सो मैं अपनी बात रखूंगा और मुझे 15 मिनट दिए गए हैं, तो मैं बराबर 15 मिनट ही बात दूंगा। सबसे पहले मैं उस भूमि में आके उन व्यक्तियों को अगर नमन ना करूं जिन्होंने बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजा है, तो वो बहुत ही बड़ा अन्याय होगा। तो सबसे पहले क्योंकि उन्होंने क्यों भेज पाए, क्योंकि वो संघ में काम किए, संघ में काम करने की वजह से बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पहुंच पाए। तो जगन्नाथ मंडल जी को नमन, सारे हमारे भाइयों को नमन। दूसरे, अगर हम ऊपर देखते हैं, इतने सारे हमारे जो महापुरुष हैं, वो इतने सारे हैं, वो एक विचारों से जुड़े हैं करके वो इकट्ठा है, काम वही किया है सभी ने। लेकिन जब हम गुरुचंद ठाकुर जी और हरिचंद ठाकुर जी के बारे में सुनते हैं, तो उनका काम भी संघ का जो काम हुआ है, उस जमाने में इतने सारे स्कूलें हमारे समाज के लिए जो खोल रखी थी, जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने काम किया है, वही काम हुआ है। बराबर है। उतनी ही बड़ी हस्ती थी, बट हमने क्या किया है, वो जो कड़िया है वो कड़िया जोड़ना नहीं सीखा है, और वो कड़िया ना जोड़ने के वजह से हमारे अपने जो पुरखे हैं, उनका जो इतना महान काम है वो सामने आता नहीं है, वो कहीं चूक जाता है। सो अब चलते हैं, बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी चीजें हैं। हम इतने समय से संघ के जो 10 विनय थे उसके बारे में सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, सीख रहे थे कि जब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो संघ होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे से जो चल रहा है, जब तक उसमें कोई विनय ना हो तब तक वो बरकरार नहीं रह सकता। लेकिन जब संघ में आते हैं, तो संघ में आने के बाद एक विशेष घटना घटती है। वो घटना होती है, हम सिर्फ एक दूसरे को जानने और पहचानने नहीं लगते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ अपना विचार और रिसोर्सेस शेयर करना चालू कर देते हैं। और जब तक हम अपने रिसोर्सेस शेयर नहीं करेंगे, हमारे अपने समाज में, जैसे अभी यहाँ पहले आके गए डॉक्टर साहब है, और किसी की कोई आपत्ति है सपोज लखनऊ में, तो लखनऊ में आज हमारे जो यहाँ पे बंगाली भाई बहन जो बैठे हैं, उन्हें दिक्कत नहीं है कि फोन उठाना है, अरे भाई ये स्वामी डॉक्टर आए थे, क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? शेयरिंग ऑफ रिसोर्स। दिक्कत हमारी है कि हमारे पास शेयरिंग ऑफ रिसोर्स फिलॉसफी है ही नहीं, और वो अब हमें संघ में जुड़ के बनानी है। और जब बनाएंगे तब हम स्पेशली मैं 3-4 चीजों पे काम करता हूं। वो है, जैसे मेरा जब परिचय दे रहे थे, तो वो है एजुकेशन, जो मेरा बिल्कुल ही मतलब दिल के करीब वाला विषय है। दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्योजिकता, और तीसरा है वुमेन अपलिफ्टमेंट। अब ये तीनों विषय अगर थोड़ा सा उसमें हम थोड़ा अंदर झांक के देखते हैं कि क्या है, क्योंकि ये विषय हम जिस ढंग से पढ़ते हैं वो सिर्फ एक नौकरी या एक
हमारी रोजी रोटी या हमारे साधन संसाधन लिए है उसके ईएमआई भरने के लिए करते हैं, ना कि वो समाज को उत्थान करने के लिए नहीं करते हैं। वो नहीं करते हम। सर प्लीज, सर कोई तो वीडियो चला रहा है, प्लीज वीडियो मत चलाइए। क्या हो रहा है मेरा কেউ ফোনে একটা ভিডিও চালাচ্ছেন, प्लीज क्या होता है সেই সাউন্ড চলে গেছে। आई एम वेरी सॉरी, कृपया करके क्षमा कीजिए, बट प्लीज वीडियो ना चला। सो ये जो तीन जो क्षेत्र है वो तीन क्षेत्रों में काम करते हैं, और ये तीन क्षेत्र जो होते हैं वो अहम होते हैं, जो नींव होती है। बाबा साहब हमेशा कहते थे कि एजुकेशन सबसे पहले एडुकेट होना बहुत जरूरी है। तो एजुकेशन हम जो ले रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, वो सिर्फ एप्लीकेशन एजुकेशन ले रहे हैं, जिसे कहते हैं अगर मैं एक ट्रायंगल उतारूं तो ट्रायंगल का जो बॉटम होता है वो सबसे बड़ा होता है, बराबर, और ऊपर में नोक होती है उसकी। वो जो नीचे होता है उसमें कुछ अहम चीज होती है जिसे कहते हैं फाउंडेशन। इस कारणवश वो टिका हुआ रहता है, बराबर। अब वहां पे हमारे बच्चे हम जब देखते हैं, ज्यादातर बच्चे या तो इंजीनियरिंग कर जाते हैं, या तो डॉक्टरी कर जाते हैं, या एडवोकेट होते हैं। इसके अलावा भी वो क्षेत्र होते हैं जहां पे एक्चुअली सब मूलभूत काम होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को, कोई कॉर्पोरेट लीजिए, चाहे कोई आप पब्लिक सेक्टर लीजिए, या कोई गवर्नमेंट का अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो वो लीजिए, ये सारे क्षेत्र जो है साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, फिर आज जो है स्पोर्ट्स, आर्ट्स, ड्रामा, साइकोलॉजी, ये सारे में हमारे बच्चे आज नहीं दिखाई देते। और ये ना दिखने के कारणवश हमारा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमें वहां पे अगर ओपनिंग भी रहती है तो हमारे अपने समाज के लोग कहीं, फिर वो लोग होते हैं, फिर वो लोग हमारी बात रखते हैं, मतलब हमारा रियल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वहां पे, फिर हमारे बिहाफ कोई और जाके बात कर रहा है, तो ये हमारी अपनी समस्या है। हमारे राइट्स किसी और की वजह से नहीं गए। कोई आके आपको बोला नहीं है, हमको बोला नहीं, मुझे बोला नहीं है कि आप बढ़ जाओ, आप बटे रहो। वो आके नहीं बोले, हम बटे। संविधान कहता है इकट्ठा आओ, उस अनुपात में आओ, आपके हक अधिकार ले जाओ। संविधान ये नहीं कहता है कि लाइक आपके हक अधिकार। दिक्कत यह है कि हम उनसे हक अधिकार मांग रहे हैं जिन्होंने हमारे अपने लोगों को इकट्ठा करके कहा है कि भाई हमारे पास संख्या है। समझ रहे हो, मैं मूलभूत बात बता रहा हूं, हमारे पास संख्या है। हम कह रहे हैं नहीं, संघ में आओ, अपने हक अधिकार ले जाओ, बस। तो संघ में आने का, लेकिन संघ में जब आते हैं, जितने जुड़ोगे उतने जीतेंगे, जहां जुड़ोगे वहां जुड़ोगे, वहां जीतोगे। वो जो है वो संकल्पना जो है, तो वो है एजुकेशन की, ये सबसे पहले। अब आते हैं हम इकोनॉमिक्स और फाइनेंस और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। बाबा साहब को अगर मैं जितना पढ़ा हूं उसमें मुझे बाबा साहब एक, और मैं जब लंदन भी गया था, अमर्त्य सेन जी जो है नोबेल लॉरेट, जो हमारे बंगाल से ही है, हमें उन्हें मिलने का मौका मिला लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 2016 में। और उन्होंने कहा कि इफ माय फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मैं किसी को मानता हूं तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मतलब वो उनके फादर है, तो मतलब जो नोबेल लॉरेट है उनके फादर है। मतलब सोचिए कि उन्होंने इकोनॉमिक्स किया है। अब यहां पे मैं एक प्रश्न करूंगा, ठीक है, जिसे आता है उन्हें ही जवाब दे दे। इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में क्या डिफरेंस है? सोच के जवाब देना।
what is the prime difference between economics and finance? Because Baba Sahib had an option of doing finance as well. Why did he do finance? Why did he did his PhDs and other things in economics? What is it? Economics is distribution of resources. और हम जो संघ में बात कर रहे हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, वो जो रिसोर्सेस है, जो इतने सारे जो हमारे माँ पुरखे हैं, ऊपर जो फोटोज लगे जिन्होंने रिसोर्सेस बना के दिए हैं, हम उसे माला में नहीं घूम रहे हैं, वो दिक्कत है। वो रिसोर्सेस बाबा साहब कहते हैं, रिसोर्सेस मतलब यहां के नदी, यहां के माउंटेन्स, यहां के माइंस, यहां की जो यहां पे मैन्युफैक्चरिंग करके जो उत्पादन होता है उससे जो प्रॉफिट्स आती है, ये सारे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। दैट इज व्हाट वाज हिज थॉट ऑन इकोनॉमिक्स। अनलेस दिस वेलफेयर फिलॉसफी is not adopted and accepted and not implemented by the state, it will never be a developed nation. We are yet a nation to be developed. We are yet a nation in building. मतलब जिसे कहते हैं ना, we are yet a nation. We are a nation in a building. And वो nation in a building के लिए एक किताब दी है जो है संविधान, जिसमें लिखा गया है बजट आपको प्रेजेंट करना है, पब्लिश करना है, और वो बजट प्रेजेंट करने के लिए इकोनॉमिक्स में का थियरी है जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। एससी एसटी के लिए 10A शेड्यूल और 10B शेड्यूल्स बनाए हैं, जो 300 पेज का बजट प्रेजेंट किया जाता है। उसमें एससी एसटी के लिए कितने अनुपात में आपको आपके बिजनेसेस चालू करने के लिए कितना फंड दिया गया है, इसके ऊपर अभ्यास किया जाता है। ये होता है एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप। और तीसरा आता है वुमेन अपलिफ्टमेंट में, जिसमें हम कहते हैं कि लाइक जैसे बहुत सारे हमारे महिला बहनें यहाँ आई थी और उन्होंने कहा भी था कि दे आर 50%। So, जब 50% है तो ये हिस्सा भी 50%, जो भी हम काम कर रहे हैं एजुकेशन में हो चाहे एंटरप्रेन्योरशिप में हो, क्या उन्हें हम उसमें ले जाने का कोई जरिया ढूंढ सकते हैं? तो ये तीन जो चीजें होती है, ये तीन चीजों में काम होता है। अब महत्व की चीज है, एजुकेशन में हम सिर्फ यहाँ की एजुकेशन और यहाँ पे जो उपलब्ध अपॉर्चुनिटीज ही नहीं बताते, बल्कि बाहर में कितने अपॉर्चुनिटीज हैं। और आज तक हमने हमारे समाज एससी एसटी ओबीसी के साधारणता और माइनॉरिटीज के साधारणता 350 से 355 बच्चे अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर यहाँ भेजे गए। दिस इज थ्रू अ डिफरेंट चैनल। आपको सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के लिए जो बाबा साहब ने कर रखी प्रावधान जो है सेंटर के मार्फत जो नॉर्थ स्कॉलरशिप होती है, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, और जो स्टेट स्कॉलरशिप्स होती है जिसे एससी एसटी स्कॉलरशिप भी बताया जाता है, जो हर एक स्टेट्स की अपनी होती है। तो वो जो है वो कैसे आपको हासिल करना है, वो कैसे प्राप्त करना है, और आप कैसे जा सकते हो और किन क्षेत्र में जा सकते हो, उसकी क्या क्राइटेरिया है ये। और लास्ट चीज बताऊंगा एंटरप्रेन्योरशिप में। एंटरप्रेन्योरशिप में जो हमें दिया गया है वो, मुझे पता नहीं यहाँ पे कितने एंटरप्रेन्योर्स हमारे जो अपने, ये एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए हमने लिया है क्योंकि आगे आते समय हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। गरीबी हटाओ, सुनते हैं कि गरीबी हटनी चाहिए थे, 75 साल हो गए गरीबी हटी नहीं है। फिर बाद में पॉवर्टी जिसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए, वो बढ़ नहीं रही है। ना गरीबी हट रही है, ना एम्प्लॉयमेंट घट रहा है, सॉरी बढ़ रहा है। ये सारा अगर नहीं हो रहा है तो हमें अपने खुद के बिजनेसेस चालू करने होंगे। उसके लिए खास बाबा साहब ने प्रावधान कर रखे हैं।
हमने वो एंगल कंप्लीटली मिस कर गया है और उसमें MIDC में क्लास A, क्लास B, क्लास D, क्लास C, D और D+ ये क्लासेस में आप जमीन और फंडिंग ले सकते हो और ये फंडिंग अलग अलग अनुपात में आपको उसमें ये मिलता है, व्हाट यू कॉल, डिस्काउंट्स, सब्सिडीज, हाँ सॉरी, सब्सिडीज मिलती है। तो खास तौर पे जब अगर आप D+ में जाते हो तो 190% है और D में रहते हो तो 80%, 85% है और उसके नीचे आते हैं तो वो सब्सिडी घटते जाती है। महत्व की चीज लास्ट की बता के जाता हूं, जितने भी आज यहां से आप जहां पे भी घूमोगे कोलकाता में, जितने भी ये जो हमारे बीबी ग्रुप के बिजनेसेस होते हैं, बीबी मतलब मैं ब्राह्मण बनिया बोलता हूं मैं, बीबी ग्रुप के, वो सारे उनके महिलाओं के नाम होते हैं क्योंकि बाबा साहब ने खास प्रावधान किया है महिलाओं को 35%, चाहे वो किसी वर्ग से भी हो, उसे 35% का सब्सिडी बाय डिफॉल्ट मिलता है। तो हमारी बहनें क्यों नहीं आज तक बिजनेस में गई, इसके बारे में सोचते। धन्यवाद। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।